हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर और जीपीसीआर के बारे में। आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो सारा का सारा डिस्कस कर लेंगे। एंड वीडियो के एंड में कुछ PYQs भी है फ्रॉम द एग्जाम CSIR नेट। सो मेक श्योर आप वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देख रहे हो। एंड लाइक ऑलवेज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट रहता है आप सभी से, जो है कि इस चैनल का कंटेंट अगर आप लोगों को बेनिफिशियल लग रहा हो एंड मेरे वीडियो से अगर आप लोगों को हेल्प मिल रहे हो, देन प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों के लाइक एंड सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है एंड हम मोटिवेटेड होके ऐसे ही और अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। ओके, सो लेट अस बिगिन। सबसे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेंगे इस रिसेप्टर के बारे में, जो शायद आप में से ज़्यादातर लोगों को ऑलरेडी पता है। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है, जीपीसीआर इज द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ रिसेप्टर प्रोटीन। ठीक है, जो छोटे लेवल के एग्जाम हो गए, चाहे वो डिफरेंट MSc एंट्रेंस एग्जाम्स लाइक IIT जैम, गेट बी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या फिर स्टेट सेट एग्जाम्स भी हो गए, वहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि जो लार्जेस्ट फैमिली ऑफ रिसेप्टर रहता है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है। सो यहाँ पे आंसर आ जाएगा जीपीसीआर। असम से 2021 में मेरे हिसाब से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, असम से 2021 का पेपर था, वहाँ पे डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सो इसको याद रख लेना। नेक्स्ट इज, इन केस ऑफ जीपीसीआर इट कंसिस्ट ऑफ 7 मेम्ब्रेन्स स्पैनिंग अल्फा हेलिकल डोमेन। सो एंड इसी रीजन के वजह से इस जीपीसीआर को जो है, इसको सर्पेंटाइन रिसेप्टर भी कहा जाता है। तो ये एक नया पॉइंट हो जाएगा कि जीपीसीआर जो है, इसका दूसरा नाम है सर्पेंटाइन रिसेप्टर। नेक्स्ट, इट एक्ट्स एज ए रिसेप्टर फॉर द पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। अभी ये तो आप सभी को पता है कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है वो डायरेक्टली हमारे मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आगे जा सकती है। एंड इन केस ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स हमारे सेल के पास डिफरेंट डिफरेंट रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है। इसी में से एक रिसेप्टर है जीपीसीआर। ठीक है, अभी ये पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स इसलिए सेल के अंदर नहीं जा पाती है, इसके लिए क्यों रिसेप्टर की ज़रूरत है। एंड नॉन पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल किस लिए डायरेक्टली सेल के मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आगे जाती है। तो ये एक डिफरेंट टॉपिक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट किसी वीडियो में बात कर लेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना याद रखिए कि ये जो जीपीसीआर है, ये पोलर मॉलिक्यूल्स का सिग्नलिंग के लिए इन्वॉल्व है। ओके, और रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जीपीसीआर के स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर देख लेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बोला, जो जीपीसीआर है इसके पास 7 मेम्ब्रेन स्पैनिंग अल्फा हेलिकल डोमेन प्रेजेंट है। ये जो दिख रहा है आपको, ये अल्फा हेलिक्स है। एंड ये सेल मेम्ब्रेन को ऐसे 7 बार स्पैन करता है। एंड इसका एन टर्मिनल जो है वो एक्स्ट्रासेलुलर साइड पे प्रेजेंट रहता है, एंड सी टर्मिनल जो है वो साइटोसोलिक साइड में प्रेजेंट रहता है। एंड इसी को अगर थोड़ा और डिटेल में देखना चाहेंगे, देन वी आर डिपेंडेंट ऑन 3D स्ट्रक्चर। 3D स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारा रिसेप्टर है। इसके साथ ये जो साइटोसोलिक डोमेन है, यहाँ पे प्रेजेंट है जी प्रोटीन। एंड जो लार्ज जी प्रोटीन है उसके पास 3 सब यूनिट्स प्रेजेंट रहते हैं। वन इज अल्फा, सेकेंड वन इज बीटा, एंड थर्ड वन इज गामा। ओके, ये 3 सब यूनिट को लेके बनता है हमारा जी प्रोटीन। एंड ये जो एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन है, यहाँ पे क्या है, सिग्नल बाइंडिंग डोमेन प्रेजेंट है। डिफरेंट सिग्नल्स हो गए लाइक हार्मोन, ये क्या होता है, ये एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन पे यहाँ पे आके बाइंड होते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ जी प्रोटीन्स का। अगर ब्रॉड क्लासिफिकेशन की तरफ हम लोग जाए, देन जी प्रोटीन्स क्या है, ये 2 टाइप का है। वन इज स्मॉल जी प्रोटीन्स एंड अनदर वन इज लार्ज जी प्रोटीन्स। स्मॉल जी प्रोटीन्स जो है, ये मोनोमेरिक नेचर के होते हैं। एंड इसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है, जो आप लोगों को याद रखना है।
सो सबसे पहले है रास। ये जो है ये रास में पाथवे पे काम करता है। देन रैक और CDC42, ये वाला प्रोटीन जो है ये सेल साइकिल के प्रोग्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन रैब रो प्रोटीन जो है ये वेसिकल फ्यूजन के लिए काम आता है। देन ARF EFTO ये यूकेरियोटिक ट्रांसलेशन में काम करता है। देन ये रैन प्रोटीन जो है ये रिस्पॉन्सिबल है न्यूक्लियर ट्रैफिकिंग के लिए। ओके, सो ये सारे डिफरेंट प्रोटीन्स एंड उसके फंक्शन आप लोगों को याद करने हैं। देन बात करते हैं लार्ज जी प्रोटीन, जिसके बारे में हम लोग आज इस सेशन में डिटेल में बात कर लेंगे। ये जो लार्ज जी प्रोटीन है ये हेटेरोट्राइमेरिक नेचर के होते हैं। मतलब क्या? मतलब 3 डिफरेंट सब यूनिट्स इसके पास रहता है। सो वन सब यूनिट इज अल्फा, सेकेंड वन इज बीटा एंड थर्ड वन इज गामा। ओके, बात कर लेते हैं मेजर सिग्नलिंग पाथवे का। सो ये जो GPCR है इसके पास 3 सब यूनिट्स प्रेजेंट रहते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा। एंड ये जो G अल्फा है जब ये GDP बाउंड स्टेट में रहता है तो ये इनएक्टिव रहता है। तो जब सिग्नल एब्सेंट है तब क्या है, ये जो अल्फा सब यूनिट है ये GDP बाउंड स्टेट में है एंड ये इनएक्टिव है। अभी मानो यहाँ पे सिग्नल आया, जैसे ही सिग्नल आया तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे GEF एक्टिवेट हो जाएगा। GEF का फुल फॉर्म क्या है? गुआनाइल न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। ठीक है, एंड फंक्शन क्या है इस GEF का? तो ये करता क्या है, ये GDP को हाइड्रोलाइज कर देता है GTP में। ठीक है, अभी जैसे ही GTP में हाइड्रोलाइज हो गया देन क्या होगा, ये बीटा गामा यहाँ से रिलीज हो गया एंड ये जो रिसेप्टर जो है ये भी एक्टिवेट हो जाएगा। सो जैसे ही ये रिसेप्टर एक्टिवेट होगा देन ये अपना रिस्पॉन्स यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, लाइक ये जो G अल्फा है ये GTP में बाउंड होने के बाद ये एक्टिवेट करेगा एडिनाइल साइक्लेस को। एडिनाइल साइक्लेस क्या करेगा, ये ATP से CAMP बनाएगा एंड जो जाके आगे जाके क्या करेगा, प्रोटीन काइनेज A को एक्टिवेट कर देगा। इसके बारे में हम लोग अपकमिंग स्लाइड्स में अच्छे से डिस्कशन कर लेंगे। सो अभी रिसेप्टर का रिस्पॉन्स खत्म होने के बाद क्या है, ये जो GTP है इसको वापस से हमें हाइड्रोलाइज करना पड़ेगा GDP में, ताकि जो रिसेप्टर है वो वापस से ऑफ स्टेट में चला जाए। तो यहाँ पे वापस से एक दूसरा प्रोटीन आता है जिसका नाम है GAP एंड GAP का फुल फॉर्म क्या है, गुआनाइल एक्टिवेटरी प्रोटीन। तो ये जो GAP है ये GTP को फिर से हाइड्रोलाइज कर देता है GDP में। ठीक है, सो GDP में हाइड्रोलाइज GTP जो है ये GDP में हाइड्रोलाइज होने के बाद वापस से हमारा रिसेप्टर जो है ये एक ऑफ स्टेट में आ जाता है। सो ऐसे ही ये सीरीज ऑफ इवेंट हमारे बॉडी पे चलते रहते हैं और रिसेप्टर में चलता रहता है। ठीक है, सो ये जो है पूरा का पूरा सीक्वेंस आप लोगों को याद करना है, बिकॉज एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। सेशन के एंड में जब आप लोगों को मैं क्वेश्चन दिखाऊंगी तब आप लोगों को पता चल जाएगा किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन आता है। सो ये सीक्वेंस याद रखना है, GEF का फंक्शन क्या है एंड GFE का फंक्शन क्या है ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा एंड इसके म्यूटेशन केसेस में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ G अल्फा सब यूनिट्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं G अल्फा S के बारे में। G अल्फा S, ये जो S है, दिस S एक्चुअली स्टैंड्स फॉर स्टिमुलेशन। ओके, सो G अल्फा S का काम क्या है, ये करते हैं स्टिमुलेशन ऑफ एडेनाइल साइक्लेस। इसका पाथवे आप देख लेते हैं। सो जैसे कि मैंने बोला ये G प्रोटीन है, ये एक रिसेप्टर है एंड इसके साथ साइटोसॉल में G प्रोटीन प्रेजेंट है। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे सिग्नल आएगा। सिग्नल आने के बाद क्या होगा, ये G प्रोटीन जो है ये एक्टिवेटेड हो जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे ये जो अल्फा सब यूनिट दिख रहा है आप लोगों को ये एक्चुअली G अल्फा S है। तो सिग्नल आने के बाद ये जो G प्रोटीन है और अल्फा सब यूनिट है ये एक्टिवेट हो जाएगा
जी अल्फा एस एक्टिवेट हो जाएगा। तो जी अल्फा एस एक्टिवेट होने के बाद ये क्या करेगा, ये एडेनाइल साइक्लेस को एक्टिवेट कर देगा। एंड एडेनाइल साइक्लेस क्या करता है, ये एटीपी को कन्वर्ट कर देता है CAMP पे, ठीक है। एटीपी को कन्वर्ट कर देगा CAMP पे, एंड CAMP जाके क्या करेगा, ये प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। सो ये रिस्पॉन्स जो है जी अल्फा एस करेगा। अभी इससे रिलेटेड एक मोड ऑफ एक्शन, एक टॉपिक आप लोगों का आता है जो है कि मोड ऑफ एक्शन ऑफ कोलेडाटॉक्सिन। बात कर लेते हैं इसके बारे में, ये कैसे होता है। सो देखो, ये जो कोलेडाटॉक्सिन है दैट इज रिलीज्ड बाय विब्रियो कोलिडी, एंड विब्रियो कोलिडी से जो ये कोलेडाटॉक्सिन रिलीज करता है, ये जाके बाइंड करता है GPCR पे, ठीक है। कोलेडाटॉक्सिन का रिसेप्टर रहता है GPCR, एंड GPCR पे बाइंड करने के बाद ये क्या करेगा, ये GPCR का जो जी अल्फा एस सब यूनिट है उसके ऊपर ADP राइबोसाइलेशन करवा देगा। ADP राइबोसाइलेशन करवाने से क्या होगा, वो एक्टिव स्टेट में लॉक हो जाएगा। अगर आप लोगों को ये डायग्राम से समझ में नहीं आ रहा है देन डोंट वरी, आगे एक और डायग्राम है, वहां पे मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। सो क्या क्या होता है, सो ड्यू टू ADP राइबोसाइलेशन ऑफ जी अल्फा एस, जो हमारा जी अल्फा एस है वो GTP बाउंड स्टेट में लॉक हो जाएगा। देयरफॉर क्या होगा, वो जी अल्फा एस जो है वो कंटिन्यूअसली एक्टिवेटेड है। अगर वो कंटिन्यूअसली एक्टिवेटेड है देन वो एडेनाइल साइक्लेस को भी कंटिन्यूअसली एक्टिवेट करता रहेगा। अभी एगर एडेनाइल साइक्लेस कंटिन्यूअसली एक्टिव है देन क्या होगा, CAMP का अमाउंट वो कंटिन्यूअसली ATP से CAMP बनाएगा। देयरफॉर क्या होगा, CAMP का अमाउंट सेल के अंदर बढ़ जाएगा। अभी आप लोगों को जब मैं एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगी तब पढ़ाऊंगी ये जो CAMP है ये एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है डिफरेंट आयन चैनल्स का ओपनिंग में। तो ये जो CAMP है ये बहुत सारा आयन चैनल जैसे कि सोडियम का हो गया, पोटेशियम, क्लोरीन, ACO3- ऐसे बहुत सारे आयन चैनल्स को ओपन कर देते हैं। जैसे ही ये सारे आयन चैनल्स ओपन हो जाते हैं देन ये सारे आयन्स सेल के अंदर से बाहर निकल जाता है। एंड जब एल्डोस्टेरॉन का रोल पढ़ाऊंगी मैं आप लोगों को एनिमल फिजियोलॉजी में, तो ये भी पढ़ाऊंगी। तो जब भी ये आयन सारे बाहर जाते हैं तो उसके पीछे पीछे वाटर भी बाहर चला जाता है। तो ड्यू टू लॉस ऑफ ऑल दिस आयन्स एंड वाटर हमारे बॉडी में कंडीशन आ जाता है डायरिया की, एंड इसी से डायरिया का कंडीशन आ जाता है, एंड इसी से क्या होता है, कॉलेरा कॉज करता है। ओके, सो ये था मोड ऑफ एक्शन ऑफ कोलेडाटॉक्सिन। अभी बात करते हैं जी अल्फा आई सब यूनिट का। तो ये जी अल्फा आई जो है, आई स्टैंड्स फॉर इनहिबिटरी। सो ये रिस्पॉन्सिबल है किसके, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहिबिशन ऑफ एडेनाइल साइक्लेस। तो सबसे पहले बात करते हैं जब सिग्नल एब्सेंट रहता है तब क्या होता है। सो देखो, जब सिग्नल एब्सेंट है मतलब क्या, ये जो जी अल्फा प्रोटीन है ये GDP बाउंड स्टेट में है, मतलब ये इनएक्टिव है। एंड इनएक्टिव है मतलब क्या, ये जो जी अल्फा आई भी इनएक्टिव है, एंड जी अल्फा आई कर क्या रहा था, ये एडेनाइल साइक्लेस को इनहिबिट कर रहा था, ठीक है। अभी जब ये जी अल्फा आई खुद इनहिबिटेड है, इसका मतलब क्या, बैकग्राउंड में एडेनाइल साइक्लेस एक्टिव रहता है, ठीक है। अगर एडेनाइल साइक्लेस एक्टिव है उसका मतलब क्या, CAMP का सिंथेसिस होता रहेगा बैकग्राउंड में। ओके, तो ये था सिग्नल एब्सेंट वाला केस। अभी बात करते हैं जब सिग्नल प्रेजेंट होता है तब क्या होता है। तो देखो, सिग्नल प्रेजेंट है मतलब क्या, ये जो जी अल्फा आई का GDP बाउंड स्टेट में था इनएक्टिव केस में, तो ये GDP क्या होगा, सिग्नल आने के बाद हाइड्रोलाइज हो जाएगा GTP में, मतलब क्या, रिसेप्टर अभी एक्टिव हो गया, ठीक है। तो जैसे ही जी अल्फा आई एक्टिवेट हो जाएगा तो जी अल्फा आई का फंक्शन क्या था, इनहिबिशन ऑफ एडेनाइल साइक्लेस। सो मतलब क्या, जब जैसे ही जी अल्फा आई एक्टिवेट हो जाएगा तो ये इनहिबिट कर दिया एडेनाइल साइक्लेस को, एंड जैसे ही एडेनाइल साइक्लेस इनहिबिट हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पे कोई भी CAMP का सिंथेसिस
नहीं होगा। तो इसी से रिलेटेड एक टॉक्सिन का रोल वापस से आपको पढ़ना होता है, जो है कि मोड ऑफ एक्शन ऑफ पर्टुसिस टॉक्सिन। तो इसको यहाँ पे समझ लेते हैं। एंड इसको डिस्कशन करने से पहले एक अनाउंसमेंट मैं कर दूं। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी श्योर शॉट सीरीज के बारे में इन्फॉर्म कर दिया है, एंड इससे रिलेटेड एक वीडियो में भी मैं बना चुकी हूँ, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है श्योर शॉट सीरीज का। वहाँ पे हम लोग इस डिफरेंट टॉक्सिन्स के बारे में ही बात कर लेंगे, जैसे कि कौन कौन से टॉक्सिन्स किस ऑर्गेनिज्म से बनता है एंड उसका मोड ऑफ एक्शन क्या क्या रहता है। इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे, ठीक है। सो मेक श्योर आप मिस नहीं कर रहे हो उस वीडियो को। एंड अगर आपने अभी तक अपने फ्रेंड्स और जूनियर्स के साथ इस सीरीज के बारे में शेयर नहीं किया है, देन उनको भी बता देना, ठीक है। मेन टॉपिक पे आते हैं अभी। तो देखो, ये एक बहुत ही अच्छा डायग्राम है। यहाँ पे जो है कॉलेरा टॉक्सिन का मोड ऑफ एक्शन एंड पार्टोसिस टॉक्सिन का मोड ऑफ एक्शन दोनों ही दिया गया है। ये जो पार्टोसिस टॉक्सिन होता है, ये प्रोड्यूस करता है ब्रॉड टेलर पर्टोसिस, ठीक है। एंड ये जो पर्टोसिस टॉक्सिन है, ये कॉज करता है हुपिंग कॉफ बीमारी, ठीक है। हुपिंग कॉफ डिजीज इज कॉज्ड बाय पर्टोसिस टॉक्सिन। सो ये जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट दिख रहा है, ये एक्चुअली मोड ऑफ एक्शन है कॉलेरा का, एंड ये जो राइट साइड वाला पार्ट है, ये है मोड ऑफ एक्शन ऑफ पर्टुसिस टॉक्सिन। सो जिनको भी पिछले जो कॉलेरा टॉक्सिन का मोड ऑफ एक्शन वाला डायग्राम में शो की थी, अगर किसी को प्रॉब्लम है देन उनके लिए मैं वापस से यहाँ पे एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो देखो, ये जो है ये जीपीसीआर है, एंड उसके साथ ये साइटोसोलिक साइट पे जी अल्फा, जी बीटा एंड जी गामा प्रोटीन प्रेजेंट है, ओके। एंड इस केस में ये जो अल्फा है, जी प्रोटीन का अल्फा सब यूनिट है, वो है कि क्या जी अल्फा एस। तो मान लो कॉलेडोटॉक्सिन आके यहाँ पे बाइंड हुआ, ठीक है। कॉलेडोटॉक्सिन आके बाइंड होने के बाद क्या होगा, ये जो इनिशियली अल्फा सब यूनिट था, ये इनिशियली जीडीपी बाउंड स्टेट में था। जब सिग्नल एब्सेंट था तो ये जीडीपी बाउंड स्टेट में था। अभी कॉलेडोटॉक्सिन का यहाँ पे आके बाइंड करने के बाद क्या होगा, ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा। रिसेप्टर एक्टिवेट होने की वजह से क्या होगा, ये जो जीडीपी है ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा जीटीपी में, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो जी अल्फा है, ये जीटीपी बाउंड स्टेट में है। अभी कॉलेडोटॉक्सिन यहाँ पे बाइंड तो हो गया है। कॉलेडोटॉक्सिन करेगा क्या, ये जी अल्फा का एडीपी राइबोसाइलेशन कर देगा। अभी एडीपी राइबोसाइलेशन के वजह से क्या होगा, ये जो जी अल्फा एस है, ये एक्टिव स्टेट में लॉक हो जाएगा। एक्टिव स्टेट में लॉक होने के वजह से क्या होगा, ये कंटिन्यूअसली क्या करेगा, एडेनाइलेट साइक्लेस को एक्टिवेट करता रहेगा। एंड एडेनाइलेट साइक्लेस के एक्टिवेट करने से क्या होगा, ये जो एटीपी है ये सीएएमपी में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड ये सीएएमपी कंटिन्यूअसली प्रोटीन काइनेस ए को एक्टिवेट करता रहेगा, ठीक है। सो ये था कॉलेरा का केस। अभी बात करते हैं पार्टोसिस के बारे में, ठीक है। सो वापस से देखो, ये वापस से जी प्रोटीन है, एंड साइटोसोलिक साइट पे ये एक्चुअली जीपीसीआर का रिसेप्टर है, एंड ये जो साइटोसोलिक साइट है, यहाँ पे जी प्रोटीन प्रेजेंट है। एंड इन दैट केस ये जो जी अल्फा सब यूनिट है, ये एक्चुअली है जी अल्फा आई और जी अल्फा इनहिबिटर। तो जब सिग्नल एब्सेंट था, ये जो जी अल्फा आई है ये जीडीपी बाउंड स्टेट में था। अभी मान लो यहाँ पे आके क्या बाइंड हुआ, पार्टोसिस टॉक्सिन हमारा आके यहाँ पे बाइंड हो गया। तो जैसे ही पार्टोसिस टॉक्सिन आके बाइंड होगा, ये जो जीडीपी है ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा जीटीपी में, ठीक है। एंड ये जो पार्टोसिस टॉक्सिन करेगा क्या, ये जो जी अल्फा आई का जीटीपी बाउंड स्टेट है, इसको ये लॉक कर देगा, और इसको ये क्या करेगा, एडीपी राइबोसाइलेशन कर देगा। तो एडीपी राइबोसाइलेशन की वजह से क्या होगा, ये जी अल्फा आई है या जीटीपी बाउंड स्टेट में लॉक हो जाएगा।
अभी मैंने लास्ट स्लाइड में क्या बोली है कि अगर जी अल्फा आई एक्टिव है देन ये क्या करेगा, ये एडेनाइलेट साइक्लेस को इनहिबिट कर देगा, ठीक है। माइनस मतलब इनहिबिट, ओके, एंड प्लस मतलब एक्टिवेट, ओके। तो क्योंकि अभी जी अल्फा आई एक्टिव स्टेट में लॉक हो गया तो क्या होगा, अभी एड्रेनालिन साइक्लिस का यहाँ पे कोई भी सिंथेसिस नहीं होगा, जिसके वजह से क्या होगा, ये आगे का जो पाथवे है वो नहीं चलेगा, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए मार्क कर देती हूँ, एक मिनट रुकना। देखो ये जो जी अल्फा आई जब जीटीपी बाउंड स्टेट में है, इसका मतलब ये एक्टिवेट है, ठीक है। एंड जब ये जी अल्फा आई एक्टिवेट है तो ये क्या करता है, ये जो एडेनाइलेट साइक्लेस है इसको ये इनहिबिट कर देता है, एक मिनट, इसको ये इनहिबिट कर देता है। एंड अभी ये एडेनाइलेट साइक्लेस इनहिबिट होने की वजह से क्या होता है, ये आगे का जो पाथवे है ये कोई भी यहाँ पे नहीं चलेगा, ठीक है। सो इसको याद कर लेना। कॉलेरा, ये था पार्टोसिस का केस, एंड कॉलेरा के केस में ये एग्जैक्टली उल्टा था। कॉलेरा के केस में ये जी अल्फा एस जो है ये जीटीबी बाउंड स्टेट में लॉक हो गया था, एंड जी अल्फा एस एक्टिवेटेड ही था। सो इसके लिए ये कंटिन्यूअसली एडेनाइलेट साइक्लेस को एक्टिवेट कर रहा था, एंड उससे क्या हो रहा था, कंटिन्यूअसली सीएएमपी का सिंथेसिस हो रहा था, ठीक है। सो ये दो टॉक्सिन्स का रोल बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना, बिकॉज एग्जाम में बहुत ही फ्रिक्वेंटली ये पूछा जाता है, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं जी अल्फा टी सब यूनिट और रोडोप्सिन ट्रांसल्यूसिन पाथवे के बारे में। सो मेजर पाथवे डिस्कशन करने से पहले मुझे थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना पड़ेगा, यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। अगर एनिमल फिजियोलॉजी में जब बताती हूँ तो इसको बहुत ही डिटेल में मैं डिस्कशन करवाती हूँ। तो देखो शॉर्ट में बता देती हूँ। हमारा जो कॉर्निया है उसमें दो टाइप्स का सेल प्रेजेंट रहता है, वन इज रॉड सेल एंड अनदर वन इज कोन सेल। ये जो रॉड सेल है इसके अंदर एक पिगमेंट रहता है जिसको कहते हैं रोडोप्सिन, एंड ये जो रोडोप्सिन पिगमेंट है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिम लाइट विजन, ठीक है। मतलब क्या, जो डार्क में हम लोग देख पाते हैं वो दैट इज ड्यू टू दिस रोडोप्सिन प्रोटीन, ठीक है। अभी इनिशियली होता क्या है, क्या है, देखो डार्क कंडीशन में क्या है, ये जो रोडोप्सिन है ये 11 सीस रेटिनल के फॉर्म में रहता है, एंड 11 सीस रेटिनल के फॉर्म में जब रहता है तो यहाँ पे सीजीएमपी प्रेजेंट रहता है, एंड ये जो सीजीएमपी क्या करता है, ये सोडियम चैनल्स को एक्टिवेट करता है। मतलब सोडियम चैनल्स को ये ओपन कर देता है, उसके वजह से क्या होता है, सोडियम चैनल्स अंदर आ पाते हैं, जिसके बाद वजह से आगे का सिग्नलिंग होता है एंड हम लोग देख पाते हैं, ठीक है, जिसके वजह से। तो अभी क्या होता है, अभी जैसे यहाँ पे लाइट आता है सो ये जो रोडोप्सिन का इनिशियल 11 सिस रेटिनल फॉर्म था ये ऑल ट्रांस रेटिनल में कन्वर्ट हो जाता है, एंड ऑल ट्रांस रेटिनल में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पे एक जीपीसीआर का पाथवे चलता है जिसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, जिसके वजह से क्या होता है, गुआनाइल साइक्लेस एक्टिवेट हो जाता है। गुआनाइल साइक्लेस क्या करता है, ये सीजीएमपी को कन्वर्ट कर देता है जीएमपी में। अभी जो सीजीएमपी था यहाँ पे ये क्या कर रहा था, ये सोडियम चैनल को एक्टिवेट करने में काम कर रहा था। अभी क्योंकि अभी सीजीएमपी कन्वर्ट हो चुका है जीएमपी में तो क्या होगा, ये सोडियम चैनल अभी क्लोज हो जाएगा, ठीक है, जिसके वजह से क्या होगा, लाइट में ये रोडोप्सिन जो है ये काम नहीं करेगा। उस केस में हमारा दूसरा सेल जो है हमारे आई में कोन सेल्स वो एक्टिवेट हो जाएंगे एंड वो अपना काम करेंगे, ठीक है। सो अभी इसका सिग्नलिंग देख लेते हैं। तो देखो जैसे कि मैंने बोला ये जो रोडोप्सिन है ये इसका रिसेप्टर जो है ये एक जीपीसीआर ही है, एंड सिग्नल के एब्सेंस में जी अल्फा का ये जो जी अल्फा जो है ये जीडीपी बाउंड स्टेट में है, एंड जैसे ही सिग्नल आया तो क्या होगा, इसका जी अल्फा का बाउंड जो जीडीपी था वो हाइड्रोलाइज होकर जीटीपी बन जाएगा, एंड रिसेप्टर क्या है
वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अभी रिसेप्टर जैसे ही एक्टिव होगा वो पीडीई कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट कर देगा। अभी ये जो पीडीई कॉम्प्लेक्स का काम क्या है, ये जो सीजीएमपी है ये इसको कन्वर्ट करेगा जीएमपी में। ठीक है, अभी जो सीजीएमपी जो था, ये मैंने पहले भी बोला, ये क्या कर रहा था, ये सोडियम चैनल्स को ओपन कर रहा था। ठीक है, अभी क्योंकि ये सीजीएमपी अभी जीएमपी में कन्वर्ट हो चुका है, अभी क्या होगा, ये अभी ओपन नहीं कर पाएगा सोडियम चैनल को। देयरफॉर क्या होगा, लाइट में ये जो सेल्स है ये अपना काम नहीं करेंगे। ओके, इसको और डिटेल में अगर समझना है देन मुझे एनिमल फिजियोलॉजी में थोड़ा सा जाना पड़ेगा। एनिमल फिजियोलॉजी को जब डिस्कशन करवाऊंगी देन बहुत ही डिटेल में इसको मैं बता दूंगी। रोडोप्सिन, ट्रांसड्यूसिन, ठीक है, कोन सेल, रॉड सेल और भी बहुत सारे चीजें हमें यहाँ पे बताना पड़ता है। ठीक है, मूविंग, अभी बात करते हैं जी अल्फा क्यू सब यूनिट के बारे में। जी अल्फा क्यू सब यूनिट का रोल क्या है, ये स्टिमुलेट करता है फॉस्फोलाइपेज सी बीटा को। एंड ये फॉस्फोलाइपेज सी बीटा करता क्या है, ये PIP2 को IP3 एंड DAG में कन्वर्ट कर देता है। अभी देखते हैं, आगे देखते हैं इसका सिग्नलिंग कैसे होता है। तो देखो, ये GPCR का रिसेप्टर है एंड यहाँ पे जी प्रोटीन्स बाउंड है। जैसे ही यहाँ पे लिगैंड बाउंड हुआ तो क्या होगा, जो इनएक्टिव स्टेट में जो जी अल्फा सब यूनिट GDP बाउंड स्टेट में था, वो हाइड्रोलाइज होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, GTP में। ठीक है, तो GTP में जैसे ही कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब क्या है, जो रिसेप्टर है वो एक्टिवेट हो गया। रिसेप्टर एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एक और प्रोटीन प्रेजेंट रहता है जिसको कहता है PIP2। ये प्रोटीन ये जो GPCR है ये इस PIP2 को एक्टिवेट कर देगा। PIP2 एक्टिवेट होने के बाद ये ये कन्वर्ट होके क्या बनाएगा, एक बनाएगा DAG एंड दूसरा बनाएगा IP3। ठीक है, ये IP3 का स्ट्रक्चर है। तो ये PIP2 किस में कन्वर्ट होगा, एक है IP3 एंड दूसरा है DAG। अभी इस IP3 का काम क्या है, ये IP3 स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट कैल्शियम चैनल्स को ओपन कर देता है। जैसे कैल्शियम चैनल्स ओपन होता है, ये अंदर का जितना भी कैल्शियम आयन है वो बाहर आ जाता है। एंड जैसे ही ये कैल्शियम आयन बाहर आता है, ये कैल्शियम आयन DAG के साथ मिलकर प्रोटीन काइनेस C को एक्टिवेट कर देता है, जो आगे का सिग्नलिंग को कंटिन्यू करता है। ठीक है, सो ये था जी अल्फा क्यू सब यूनिट के बारे में। सो सारा का सारा डिफरेंट जी अल्फा का सब यूनिट के बारे में हमने डिस्कस किया। हमने सबसे पहले जी अल्फा एस देखा, देन जी अल्फा आई, जी अल्फा टी एंड लास्ट देखा जी अल्फा क्यू। तो ये 4 सब यूनिट्स आपको बहुत अच्छे से याद करना है, इसका सीक्वेंस याद करना है काफी अच्छे से, बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एंड अभी हम लोग बात करेंगे CSIR नेट के रिसेंट कुछ एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, पहला क्वेश्चन है CSIR नेट जून 2023 फर्स्ट शिफ्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, द साइक्लिंग ऑफ मोनोमेरिक G protein such as RAS between active and inactive states is aided by accessory proteins that bind to the G protein and regulate its activity। So यहाँ पे एक हिस्ट्री बताया गया है जो आपको ऑलरेडी पता है। एंड सवाल का लेंथ देख के आप लोग समझ सकते हो कि ये एक पार्ट सी का 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, एंड पार्ट सी में कुछ ऐसे ही एक्सेस बातें दिया रहता है, आप लोगों को पता है, जिसको आपको इग्नोर करना है। तो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है यहाँ पे सिर्फ स्टोरीज लिखा हुआ है जो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, चाहो तो पढ़ सकते हो, नहीं चाहो तो एग्जाम के टाइम में मैं तो रिकमेंड करती हूँ एक्स्ट्रा बातें को स्किप करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं एंड क्वेश्चन आपको ये लास्ट लाइन में पूछा है, which one of the following options represents conditions or states that might cause a constantly activated signaling cascade। ठीक है, तो जैसे कि मैं बोल रही थी, म्यूटेशन से आप लोगों को क्वेश्चन आता है एंड एक क्वेश्चन रिसेंटली पूछ भी लिया है। सो
किस केस में हमारा जीपीसीआर जो है वो कॉन्स्टेंटली एक्टिवेटेड रहेगा उसके बारे में हमें बताना है। सो देखो, सबसे पहले ए स्टेटमेंट में कहा गया है ए नॉन फंक्शनल जीएपी। सो जीएपी का रोल क्या था, ये कर क्या रहा था, ये जो एक्टिवेटेड जीपीसीआर है, मतलब जीटीपी बाउंड जीपीसीआर है, उसके जीटीपी को ये वापस से हाइड्रोलाइज कर दे रहा था जीडीपी में। मतलब क्या, ये रिसेप्टर को एक एक्टिव स्टेट से इनएक्टिव स्टेट में ला रहा था। अभी अगर ये नॉन फंक्शनल हो गया, मतलब इफ ये जीएपी काम नहीं करेगा, अगर काम नहीं कर रहे तो क्या होगा, जीपीसीआर जो है उसका जो जीटीपी बाउंड फॉर्म था वो कभी भी जीडीपी में हाइड्रोलाइज नहीं हो पाएगा। मतलब क्या, रिसेप्टर कंटिन्यूअसली एक्टिवेटेड रहेगा। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट तो हमारा सही है। देख लेते हैं ए कहाँ पे है। ये हमारा है ऑप्शन ए में है एंड ऑप्शन डी में है। बाकी के दो ऑप्शन हमारे पहले ही बाहर हो गए। ठीक है, सो 2 एंड 3 हमारे बाहर है। अभी देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में ए के साथ बी है एंड फोर्थ ऑप्शन में ए के साथ डी है। सो बी स्टेटमेंट को पढ़ते ही हमारा आंसर आ जाएगा। सो बी स्टेटमेंट में क्या दिया है, यहाँ पे है अ परमानेंटली एक्टिवेटेड जीएपी। सो ए स्टेटमेंट में जब मैंने एक्सप्लेन कर दिया है ऑलरेडी कि अगर जीएपी नॉन फंक्शनल स्टेट में है, उसका मतलब क्या, रिसेप्टर कंटिन्यूअसली एक्टिवेटेड स्टेट में रहेगा, बिकॉज जो बाउंड जीटीपी था वो जीडीपी में हाइड्रोलाइज नहीं हो पा रहा है। एंड इसी का उल्टा लिखा गया है बी स्टेटमेंट में, जो है कि यहाँ पे क्या है, जीएपी कंटिन्यूअसली एक्टिवेटेड है। मतलब क्या, जो जीटीपी है वो अभी कभी भी जीटीपी में हाइड्रोलाइज नहीं हो पाएगा। मतलब क्या, रिसेप्टर इस केस में कंटिन्यूअसली एक्टिवेटेड रहेगा। सॉरी, रिसेप्टर इस केस में कंटिन्यूअसली इनएक्टिवेटेड रहेगा, बिकॉज जीएपी एक्टिव है एंड जीएपी अगर एक्टिव है उसका मतलब क्या, जीडीपी कभी भी हाइड्रोलाइज नहीं हो पाएगा जीटीपी में, जिसके वजह से क्या होगा, रिसेप्टर कंटिन्यूअसली ऑफ रहेगा। ठीक है, एंड हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था किस केस में कॉन्स्टेंटली एक्टिवेटेड रहेगा। सो बी तो हमारा गलत है। एक सेकेंड। सो बी हमारा गलत हो जाएगा, बिकॉज ए एंड बी एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो जैसे ही बी गलत हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4, दैट इज ए एंड डी। डी को भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। डी में बताया गया है, एक सेकेंड, मेरा ये प्रिंटर कम नहीं कर रहा। डी में बताया गया है अब परमानेंटली एक्टिवेटेड जीएफ। देखो, मैं आप लोगों को तभी पहले ही बोला था कि जीएपी एंड जीएफ का फंक्शन आप लोगों को याद करना है। तो जीएफ का फंक्शन क्या है, जीएफ है ग्वानाइल न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। ये क्या कर रहा था, जो इनएक्टिव जी अल्फा था, जो जीडीपी बाउंड स्टेट में था, उसका जीडीपी को ये हाइड्रोलाइज कर दे रहा था जीटीपी में, जिसके वजह से क्या हो रहा था, रिसेप्टर एक्टिव हो जा रहा था। सो अगर ये जीएफ परमानेंटली एक्टिवेट हो जाएगा, देन जाहिर सी बात है हमारा रिसेप्टर भी कंटिन्यूअसली एक्टिवेटेड रहेगा। So D statement is absolutely true. Therefore, correct answer आ जाएगा हमारा A and D. Moving towards the next question. बहुत ही easy question है। क्वेश्चन में पूछा है द मोड ऑफ एक्शन ऑफ कोलेराटॉक्सिन इन कॉजिंग डायरिया इज बाय। मैं बहुत अच्छे से डिस्कशन करवा चुकी हूँ एंड आप लोगों को भी अभी पता है, जो है कि आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज लॉकिंग जी अल्फा एस प्रोटीन। एक सेकेंड, नहीं, सॉरी, 3 नहीं आएगा, 3 में थोड़ा सा मिस्टेक है, बिकॉज 3 में क्या, देखो 3 में बताया गया है लॉकिंग जी अल्फा एस प्रोटीन इन एन इनएक्टिव स्टेट। इनएक्टिव स्टेट में तो नहीं आएगा ना, एक्टिव स्टेट में लॉक करना होगा, तभी जो है सीएमई कंटिन्यूअसली एक्टिवेटेड रहेगा एंड जिसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर जाएंगे एंड
आगे जाके डायरिया और कॉलेरा कॉज होगा। तो 3 तो गलत है, 3 तो गलत है। 4 में क्या है, रैपिडली हाइड्रोलाइजिंग जीटीपी, तो जीटीपी नहीं, ये भी गलत है, ये तो पार्किंसंस टॉक्सिन का रोल हो गया। देन इनएक्टिवेटिंग जी अल्फा आई प्रोटीन, ऑप्शन ए में दिया गया है, ये भी गलत है। जी अल्फा आई का रोल नहीं रहता है, यहाँ पे जी अल्फा एस का रहता है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी, दैट इज कंटिन्यूअस एक्टिवेशन ऑफ एडेनाइड साइक्लेस। इसके बारे में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। जो जी अल्फा एस जो होता है डायरिया के केस में वो एक्टिवेटेड रहता है, एंड जी अल्फा एस क्या करता है, जी अल्फा एस क्या करता है, उसका कॉलेरा के केस में जी अल्फा एस का एडीपी राइबोसाइलेशन हो जाता है, जिसके वजह से वो कंटिन्यूअसली एक्टिवेटेड स्टेट में लॉक हो जाता है। जो करता क्या है, जो एडेनाइल साइक्लेस को कंटिन्यूअसली एक्टिव स्टेट में रखता है, ठीक है, एंड आगे जाके CMP कंटिन्यूअसली एक्टिव होता है, एंड आगे जाके कॉलेरा और डायरिया डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही एक इजी क्वेश्चन था, लेकिन ऑप्शन को और अगर थोड़ा सा भी आप लोगों ने ठीक से नहीं देखा, देन गलत हो सकता है, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रही थी, मैंने गलती से 3 लगा दिया था। अभी ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, एंड ये क्वेश्चन भी रिसेंट ही पूछा गया है CSIR नेट में जून 2022 फर्स्ट शिफ्ट में। यहाँ पे क्या है, आपका GPCR के बारे में ही है, डिफरेंट स्टेप्स दिए गए हैं, एंड आप लोगों को करेक्ट ऑर्डर में बताना है। इसीलिए मैंने बोल रही थी कि जो स्टेप्स है वो आपको सिक्वेंशियली याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ जी प्रोटीन बाय एक्टिवेटेड रिसेप्टर, ठीक है, ये हमारा सबसे पहले रहेगा। फिर उसके वजह से क्या, उसके बाद क्या होगा, GPCR के एक्टिवेट होने के बाद क्या होगा, एड्रेनालिन साइक्लेस का एक्टिवेशन, ए के बाद डी हमारे पास दोनों ऑप्शन में है। सो बी एंड सी तो बाहर हो गए, 2 ऑप्शन निकल गए, ये वाला निकला बाहर, एंड ये वाला भी निकला बाहर। बाकी के 2 में देखते हैं, एक के बाद डी, उसके बाद ऑप्शन ए में दिया गया है सी। सो एक्टिवेशन ऑफ जी प्रोटीन बाय एक्टिवेटेड रिसेप्टर, देन एडेनाइल साइक्लेस का एक्टिवेशन। उसके बाद क्या होगा, एडेनाइल साइक्लेस क्या करेगा, एटीपी से सीएमपी बनाएगा। देन मतलब क्या, ए के बाद डी, फिर डी के बाद आएगा सी, ए के बाद डी, उसके बाद सी। देखो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन डी में क्या है, ए के बाद डी, उसके बाद बी दिया है, तो ये तो गलत हो जाएगा, एंड इसके गलत होने के साथ साथ आंसर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले GPCR एक्टिवेट होगा, एक सेकेंड, इसको मैं 6 से मार्क कर देती हूँ। करेक्ट आंसर इज दिस। सबसे पहले क्या होगा, GPCR एक्टिवेट होगा, GPCR एक्टिवेट होने के बाद क्या होगा, एडेनाइलेट साइक्लेस एक्टिवेट होगा। एडेनाइलेट साइक्लेस क्या करेगा, ATP को CAMP में कन्वर्ट करेगा, एंड जो CAMP क्या करेगा, ये आगे जाके एक्टिवेट कर देगा प्रोटीन काइनेज A पर, ठीक है। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे, आई होप आप लोगों को टॉपिक समझ में आया होगा, एंड अभी आप ट्राई करोगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो, देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो, ओके। एंड कोई भी डाउट हो, feel free to ask me in the comment section. I'll definitely help you out, okay. Thank you for watching.